जो बड़े लीडर है वो अपने छोटे जो अपने नीचे है जो तो उसके आगे पीछे घूमते हैं और उसकी यानी वो करते हैं यानी चम्मचगिरी करते हैं, तो तभी ये वो लोग को यानी दे देते हैं टिकट। और जो मेहनत कर रहा है 25 साल से अपना यानी बैनर लगा रहा है, लोगों को जोड़ रहा है, जो भी सुविधाएं यानी कहते जोन ऑफिस में जाना, किसी का मसला हल करना, किसी को पानी का सुविधा है, किसी को ये, तो ये आदमी हरदम समाज सेवा करने वाला 0 नंबर में आ जाता है। और जो इनकी चम्मचगिरी करता है तो वो यानी उसको टिकट दे दिया जाता है, बी फार्म उसके हाथ में दे देता है। मेरा नाम मोहम्मद फारूक मलिक, प्रभाग नंबर 6 से ओपन से डा में खड़ा हुआ साइकिल से। मेरा विषय यह है, मैं कांग्रेस पार्टी का पुराना कार्यकर्ता हूँ मैं, और मैंने 25 साल कांग्रेस में निकाले। मुझे कांग्रेसियों वालों ने आश्वासन दिया, विकास ठाकरे ने आश्वासन दिया, नाना पटोले ने आश्वासन दिया और नितिन राउत ने आश्वासन दिया, मगर मेरी 2012 में भी टिकट नहीं मिली, 2017 में भी टिकट नहीं दिया गया। और फिर बाद में मुझे फ़ोन करके बुलाया गया विकास ठाकरे ने कि आप कांग्रेस आ सकते हो, मैं यानी दूंगा टिकट, मैं बी फार्म तुमको दूंगा, मैं वादा करता हूँ बोले। मगर इनका वादा मेरे को राजनीतिक वादा था, क्योंकि नितिन राउत और ये दोनों मिलकर क्या खिचड़ी बनाया है, ये लोग ने एक दूसरे के ऊपर टालने लगे। विकास ठाकरे ने बोला आमदार के ऊपर पास है, उनका एरिया उधर जाता है, तुम उधर जाओ। जब नितिन राउत के पास जाता हूँ मैं, तो नितिन राउत बोलते हैं कि विकास ठाकरे के शहर अध्यक्ष के पास जाओ। यानी ये दोनों मेरे को घुमाए और मेरा टाइम बर्बाद किए। जैसे मैं अभी देखता हूँ कि बहुत सी पार्टियां में जो ग्राउंड लेवल पे कार्यकर्ता काम करते हैं, लेकिन जब सडनली इलेक्शन अनाउंस होते हैं तो जब वो ग्राउंड लेवल पे जिसको अपने प्रभाग में सारे इशू पता रहते हैं, लेकिन एक वीआईपी कैंडिडेट वहाँ खड़ा किया जाता है और कार्यकर्ता को कहीं ना कहीं इग्नोर किया जाता है पार्टियों की, बड़ी बड़ी पार्टियों की तरफ। तो आपको क्या लगता है इसके ऊपर? इसमें पूरी राजनीति बड़े लेवल पे चलती है और ये लोग अपने अपने कैंडिडेट को यानी देखते हैं कि यानी कौन सबसे ज़्यादा पैसा देता है, सबसे ज़्यादा पैसे का रहता है इनका। यानी इसलिए हमको देखने मिलता है कि बहुत सारे जब चुनाव अनाउंस होते हैं तब वीआईपी कैंडिडेट इंपोर्ट किए जाते हैं वो एक सेपरेट प्रभाग के ऊपर। जैसे आपके प्रभाग में ऐसे मुख्य क्या इशू लगते हैं जो आपने देखे हुए होंगे? मैंने तो इशू बहुत देखा हूँ कि ये लोग काम करवाते हैं और एंड टाइम में पर्चा भराते हैं, उसके बाद एंड टाइम में उनका जो मन में आता है, अंदरूनी उनके दिल में जो आता है वो अपना यानी इशू कर लेते उनका यानी कहते कोई नहीं है कि ये यानी हमको आश्वासन ही देते रहते हैं, मगर जब एंड टाइम में ये हमारे को यानी दूध की जैसी पक्की जैसा निकाल देते हैं। जैसे हम देखते हैं कि यानी कांग्रेस की सिचुएशन अभी दयनीय अवस्था में, क्योंकि जो पुराने जिनको ग्राउंड लेवल पे जिन्होंने बहुत सालों से काम किए हुए हैं, आज हमें देखने मिलता है कि कहीं ना कहीं उनको इग्नोर किया जाता है और नई पीढ़ी एकदम से जिन्होंने ग्राउंड पे नहीं उतरी अभी तक, लेकिन वो चुनाव सबको सामने जा रहे हैं। इस मुद्दे पर आपको क्या कहना है? क्या वो जो नई पीढ़ी आके सीधा बिना कार्यकर्ता बने उम्मीदवार बन जाते हैं, इसके ऊपर आपको क्या कहना है? इसके ऊपर यही एक है कि जो बड़े लीडर है वो अपने छोटे जो अपने नीचे है जो तो उसके आगे पीछे घूमते हैं और उसकी यानी वो करते हैं यानी चम्मचगिरी करते हैं, तो तभी ये वो लोग को यानी दे देते हैं टिकट। और जो मेहनत कर रहा है 25 साल से अपना यानी बैनर लगा रहा है, लोगों को जोड़ रहा है,
जो भी सुविधाएं यानी कहते जोन ऑफिस में जाना, किसी का मसला हल करना, किसी को पानी का सुविधा है, किसी को ये, तो ये आदमी हरदम समाज सेवा करने वाला 0 नंबर में आ जाता है। और जो इनकी चम्मचगिरी करता है तो वो यानी उसको टिकट दे दिया जाता है, बी फार्म उसके हाथ में दे देता है कि यानी ये हमारा कैंडिडेट, हम उम्मीदवार है हमारा। तो बड़ी बड़ी पार्टियों में और हर में देखा जाता है कि जो पसीना बहाता है, जो लोगों के इश्यू सॉल्व करता है, जो अपने वार्ड में ग्राउंड लेवल पे उतर के नालियाँ तक साफ करते हुए कार्यकर्ता हमें मिल जाते हैं। लेकिन जब हम उम्मीदवार देखते हैं तो उम्मीदवार हमेशा मंत्री का, जो कैबिनेट में बैठा हुआ इंसान को ही उम्मीदवार बना दिया जाता है। हमेशा जो ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता को इलेक्शन से वंचित ही रखा जाता है। तो इसका कितना पार्टी को उनके फ़ायदा होता है या नुकसान होता है? इनको पार्टी का बहुत नुकसान होता है पार्टी लेवल में। और इनकी लीडर अपनी चमकाते हैं लोग, यानी अपनी लीडरी चमकाते हैं। जितने बड़े लोग हैं, जैसा बड़े लीडर के जानदार हो, ये सब अपनी लीडरी चमकाते हैं। बाकी जो छोटे लोग हैं जो है तो उनका कोई फ़ायदा नहीं होता है, ये अपने आदमी को सट कर लेते हैं सब। वही इसलिए कहीं ना कहीं अभी जो बड़ी पार्टियां हमें देखने मिलती है वो सिकुड़ सी गई है इलेक्शन के दौरान। उनको हमेशा छोटी छोटी पार्टियों का सपोर्ट शायद इसी वजह से लगता है, क्योंकि मेन कार्यकर्ता इनसे टूटा सा जाता है। तो आपको क्या लगता है इस इलेक्शन में क्या उम्मीद लगती है? जैसे आप अभी इस चुनाव के सामने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के तरफ से, तो आपके जो पार्टी का चुनाव चिन्ह है और जो आपकी पार्टी है उसकी विचारधारा के बारे में आप बताइए। पार्टी की विचारधारा, अरे ये हमारी जो अभी खड़ा हूँ पार्टी का विचारधारा, ये सभी को लेके चलने वाली पार्टी है हमारी समाजवादी पार्टी। और मैंने इसका विचारधारा देखा हूँ, सभी को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को जोड़ने वाली पार्टी है ये। और सभी भी हर काम में यानी आगे बढ़ के छोटे छोटे लीडर को, कार्यकर्ता को उठाने वाली पार्टी है ये। और इसमें कोई यानी गुटबाजी नहीं है, कुछ वो नहीं है। और यानी सबका सम्मान करती है ये पार्टी, समाजवादी पार्टी। मगर मैंने कांग्रेस में आज 25 साल देखा हूँ, मैंने 25 साल हुए मेरे को यानी, मगर इसने काम ही कराया है, गुलामी बनाया है। और उनके गुलाम बन के उनकी वो करते हुए हमारा काम नहीं है कि इनके पीछे चम्मचगिरी करें। हमारा सौदा है कि हम मेहनत करें, समाज सेवा करें लोगों के साथ, हम वही काम में है। मगर ये क्या करते बड़े लीडर लोग, ये बस अपने आगे पीछे घुमाते हैं, चम्मचगिरी करवाते हैं और उसकी को फाइनल कर देते हैं। और जो कार्यकर्ता समाज सेवा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, मगर उसको टिकट नहीं दिया जाता है, उसको सिर्फ सतर्जी उठाने का काम करवाती है। ये आमदार, खासदार या कोई भी हो, ये यही काम है इन लोग का। और हमें देखा जाता है कि कहीं ना कहीं इसका नुकसान पार्टी को भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। अभी आमदार इलेक्शन में अभी जो पूरा उत्तर नागपुर में कांग्रेस, ये समझ लो कि 0 में आ रही है, कांग्रेस 0 में आ रही है। अभी इसने कई अच्छे कार्यकर्ता को टिकट नहीं देने की वजह से कांग्रेस दबी हो गई है। और इसके वजह से फूल की जो है कमल, ये यानी आगे यानी ऊंचा यानी हो गया है, इसका यानी सम्मान बढ़ गया है। तो ये ऐसे आमदार खासदार ऐसा करे तो कांग्रेस को ले डूबेगी। इसलिए हाई कमान से मेरी यही गुजारिश है कि सही तरीके से यानी आमदार और खासदार को बोला जाए कि कार्यकर्ता को देखा जाए, बराबर जो काम करने वाला है उसका सम्मान किया जाए और उसको टिकट दिया जाए जो पुराना है। नए को टिकट देने के बाद यही होता है कि वो आदमी नाराज हो जाता है और उसके बाद कांग्रेस 0 में आ जाती है। तो इसका मतलब है कि मेरा कहने का मतलब है कि कांग्रेस ने जो काम करी है उत्तर नागपुर में, वो यानी सही तरीके से नहीं की है। इसलिए सभी नाराज है हमारे आमदार से। और अभी जैसे एमएलसी के जो इलेक्शन होते हैं, आमतौर पे यही बोला जाता है कि ये जो इलेक्शन होता है ये पार्टी का नहीं होता है, एक उम्मीदवार का इलेक्शन माना जाता है। और कहीं ना कहीं बड़ी पार्टियां उम्मीदवार, कार्यकर्ता जो उम्मीदवार बनने वाले की एक स्टेज रहती है, पहले कार्यकर्ता फिर उम्मीदवार। कार्यकर्ता तो बन जाता है लेकिन उम्मीदवार नहीं बन पाता। तो अभी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे अगर आप इस चुनाव को जो सामने जा रहे हैं
और आप देखते हो तो प्रमुखता से किस किस चीज़ों पे आपका फोकस रहेगा और क्या क्या चीज़ें आप डेवलप करने की कोशिश करेंगे या चेंज करने की कोशिश करेंगे? मैं अभी जो पार्टी ने टिकट भी फॉर्म दी है, मैं दिलो जान से उसके साथ मेहनत करूँगा। और अगर खुदा ना चाहे कि मैं जीतता हूँ तो मैं कभी यानी कांग्रेस के साथ यानी चलते वो करने वाला नहीं हूँ मैं, क्योंकि मेरा जो मुझे सम्मान दिया है जो पार्टी ने, मैं उसका सम्मान करता रहूँगा। बिल्कुल आपसे अपेक्षा भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि आपकी एक जर्नी है जो कार्यकर्ता से उम्मीदवार तक की जर्नी है, जो एक ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता है, आज वो इस चुनाव को सामने जा रहा है। उम्मीदें आपसे इसलिए भी ज़्यादा है जीतने के बाद क्योंकि आप लोगों की तकलीफ समझते हो, एक कार्यकर्ता की तकलीफ समझते हो और एक वार्ड मेंबर में जो जो तकलीफ है उनको आप समझते हो। जी जी। तो ऐसी कोई भी दो चीज़ें जो आप जीत के आने के बाद प्रमुखता से, जैसे हम देखते हैं कि एनएमसी की एजुकेशन की हालत इस समय काफ़ी खस्ता है। मेरा विचार यही है, मेरा फोकस एजुकेशन में बहुत ज़्यादा है कि हमारे एजुकेशन जो है उसको बराबर मिलती नहीं है और बेचारे 10वीं तक पास होने के बाद उनको पास पैसे नहीं रहते लगाने के लिए। इसमें फोकस मैं बहुत ज़्यादा करूँगा। अगर जीतता हूँ मैं तो एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा मैं सोचा हूँ और बहुत ज़्यादा करने के लिए मेरी सोचता है कि मैं बहुत ज़्यादा करूँ, क्योंकि बहुत गरीब है जो पढ़ नहीं पा रहे, 10वीं क्लास तक का पढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं कि जो पहले एनएमसी की स्कूल होती थी, जो हिंदी मीडियम होती थी, मराठी मीडियम होती थी, आज वो बिल्कुल हो गई, यानी वो दिखती नहीं है हमें। और पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल स्कूल का एक जाली सी बन चुकी है। मैक्सिमम तो पब्लिक स्कूल और इंटरनेशनल स्कूल नेताओं के ही है, लेकिन एक आम आदमी जब अपने बच्चे की एडमिशन के लिए जाता है तो पब्लिक स्कूल या इंटरनेशनल स्कूल में नहीं कर पाता है और एनएमसी के स्कूल में पढ़ाने की जैसी स्थिति अब है नहीं। तो एनएमसी के स्कूल क्या उसके ऊपर आप फोकस करोगे, उसको फ्लेक्सिबल करना या उसको प्रॉपर तरीके से रन करना? जो प्राइवेट स्कूल है, जो वो स्कूल में जो बड़े बड़े लोग पढ़ते हैं उसमें फीस इतनी रहती है कि वो बेचारे गरीब बच्चे नहीं पढ़ पाते। वही सुविधा है एमएमसी जो महानगर पालिका जैसा उसकी रहे है। और महानगर पालिका की जो स्कूल है और जो कोई छोटी स्कूल है प्राइवेट भी चल रही है, मेरा कहने का मतलब ये है कि उसको फोकस ज़्यादा किया जाए। और अभी जो आपके प्रभाव की क्या इश्यूज है, जैसे आपने इतने इश्यूज भी बताया, वो बोलते हैं ना एक उम्मीदवार को जहाँ जिसको अगर इशू पता है वही इंसान उस इशू को सॉल्व कर सकता है। तो अगर आप चुन के आते हो तो आप क्या क्या चीज़ों में ज़रूर बदलाव करोगे? मेरा तो बहुत ज़्यादा बदलाव है, क्योंकि मैं सबसे पहले एजुकेशन के बारे में सोचता हूँ। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो प्रभाग नंबर 6 में जो शादी के लिए लोग बड़े बड़े हाल करते हैं गरीबों लोग के लिए, यानी वो सुविधा नहीं रहती है, इतने पैसे नहीं लाते। तो एक हाल बनाया जाए जहाँ कहते मैंने देखा हूँ कि ये अपना मुस्लिम कल्चर कमेटी है उसके बाजू में जगह खाली है जो लोगों ने कब्जा करके बैठा हुआ है। मेरा यही विचार है कि वहाँ पर एक शादी का हाल बनाया जाए और वहाँ पर सिर्फ गरीब लोगों की शादी हो और उसमें कोई पैसा ना लिया जाए, सिर्फ 5,000 सफाई के लिए करके यानी वो किया जाए ताकि वो गरीबों के लिए शादी का हाल के लिए वो सुविधाएं मिलती जाए। और ये जो अभी आपने जो एक इशू रेस किया है, ये अभी तक यानी हमें नहीं लगता जो उम्मीदवार जीत के भी आए उन्होंने सोचा होगा। ये सबसे बड़ी समस्या आती है जब एक परिवार के यहाँ पे लड़की होती है, उसके के बाद जब उसकी लाइफ एक स्टेज से आगे बढ़ती है तो ये हर एक पेरेंट्स इशू फेस करते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं और आपसे बहुत ज़्यादा आपसे उम्मीदें भी है, जीतने के बाद जरूर आप इसमें फोकस करें। बस यही है प्रभाग नंबर 6 के जितने भी यानी प्रभाग के लोग हैं सबकी विनती है कि मेरी कि एक बार सच्चे इंसान के साथ वोट डालिए। और प्रभाग नंबर 6 में और मेरा निशान साइकिल है और डा में ओपन में हूँ मैं। डा में यानी कहते आप देख के 7वें नंबर पे मेरा नाम है, उस पर मोहर लगाइए, बटन दबाइए। मैं ही सब प्रभाग के लोगों से विनती करता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ।
बिल्कुल उम्मीदें आपसे बहुत ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि जिस इशूज़ को आप अच्छे से जानते हो, उम्मीद इसीलिए भी है कि वो जो इशू जानता है वही इशू सॉल्व करने की ताकत रखता है। आपसे उम्मीद ज़्यादा है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस इलेक्शन में। थैंक यू।